दोबारा स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी के नई वीडियो के अंदर। आज हम जो फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे जिनसे जहां तक हमने किए थे उससे आगे फॉलो करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1.6 कर चुके थे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, तो लगातार हम इन क्वेश्चन को करते रहेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरी आई है कि भाई कहा है कि पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को करें, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन की वीडियो को अलग बनाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और हर बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। सबको ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 है और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी का मटेरियल के लिए क्वेश्चंस को देखने के लिए आपके पास में एनसीईआरटी की बुक जरूर होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए चलते हैं, बहुत देर न लगाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि 1.7 पार्ट 1 ए, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव से चलती हैं, नेगेटिव की ओर चलती हैं, तो और एक वक्र के रूप में होती हैं जो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव की तरफ चलेंगी। इस तरीके से ये हमने दिशा दिखा दी है। अब ये वक्र के रूप में है, तो क्या होगा कि किसी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो हम क्या करेंगे, उस पर स्पर्शी खींचते हैं ई। अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में स्पर्शी खींचें तो क्या बताएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में खींची गई स्पर्शी उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट है इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो तो समान हो सकता है, लेकिन दिशाएं समान नहीं होंगी। इसलिए वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र को समान नहीं कह सकते, लेकिन सतत है, कंटिन्यूअस है, कहीं से ब्रेक नहीं है। ब्रेक होने का मतलब क्या होगा कि भाई यहां पर हमने क्षेत्र रेखा खींच दी, यहाँ स्पर्शी खींच दी, लेकिन अगले पॉइंट पर हमने स्पर्शी नहीं खींच पाए। लेकिन ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हर पॉइंट पर स्पर्शी खींच रहे हैं। क्या बता रहे हैं, खींची गई स्पर्शी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो इस तरीके से, और कहीं पर भी टूट नहीं रही है। पहले पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन मार्क का आंसर आप लोगों को जहां प्रॉपर्टीज कराई जाती है वैद्युत क्षेत्र की, वहां उसका आंसर मिलेगा। सेकंड पार्ट ये कहता है इसके अंदर, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। कहने का मतलब है कि दो बल रेखाएं हमने ली और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं ये एक दूसरे को काट रही हैं। इसको हमने पी पॉइंट मान लिया जो या कटान बिंदु है। तो क्या होगा भाई, तो इस पॉइंट पर अगर हम एक स्पर्शी ये डालें तो इस पॉइंट पर एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता दिया, इस पॉइंट पर डालें स्पर्शी तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हो गया। तो अगर ये काट सकती हैं तो एक ही पॉइंट पर जहां दोनों का कटान बिंदु है वहां पर दो स्पर्शें खींची जाएंगी। तो एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम में दो वैद्युत क्षेत्र दिखाई देंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्रों, दिशा तो वेक्टर तो एक ही होता है उस पॉइंट के ऊपर। तो क्या होगा, तो ये एक दूसरे को नहीं काट सकती, काटेगी जो असंभव है। इसलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र की दिशाएं या दो वैद्युत क्षेत्र एक पॉइंट पर संभव नहीं होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। हाँ, इतना जरूर मान सकते हैं कि अगर एक आवेश पॉजिटिव है, एक आवेश नेगेटिव है, तो वे एक क्लोज लूप बनाएंगी। इस तरीके से क्लोज लूप बनाएंगी। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि सरफेस से सरफेस पे चलती हैं, पॉजिटिव से चलेंगी, नेगेटिव पे चलेंगी, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म में चलेंगी। इस तरीके से ये चलेंगी, ये क्लोज लूप बनाएंगी। क्लोज लूप का मतलब है कि ये सतत हैं, लेकिन क्लोज लूप हम इसलिए प्रॉपरली नहीं कह सकते क्योंकि ये सरफेस से चलती हैं, सरफेस पर ही एंड होती हैं, इसके अंदर नहीं घुसती हैं। इसलिए प्रॉपरली हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ही जाएंगी और ये क्लोज लूप फॉर्म करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। क्लोज तो हम जब कह सकते हैं कि अगर ये इसके अंदर से भी जाती तो, लेकिन ये चीज इसके अंदर पॉसिबल नहीं है।
इसलिए बंद परिपथ नहीं बनाएंगे, एग्जैक्टली बंद परिपथ नहीं बनाएंगी और एक दूसरे को नहीं काट सकती, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान से सुनिए। और अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 1.8 है, क्वेश्चन नंबर 1.8 है। क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस कर फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, जिससे कि क्वेश्चन की जो लेवल है वो आपको बहुत आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं 1.8 की हम बात करते हैं। कहता है चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, स्टेट बोर्ड के हों, या सीबीएसई के बच्चे हों, एनसीईआरटी का सेक्शन सर्टिफिकेट एक जैसा होता है, केवल चेंज कहाँ लैंग्वेज में ही आता है, वो थोड़ा आप एडजस्ट करिए। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे चैनल पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए 1.8, दो बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात यानी वैक्यूम में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया, A पॉइंट कह दिया, B पॉइंट कह दिया, यहाँ पर कहा QA, यहाँ पे कहा QB, और सेपरेशन हमने कह दी इसकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। QA is given 3 microcoulomb and QB is given -3 microcoulomb. It will be 3 into 10⁻⁻6 coulomb -3 into 10⁻⁻6 coulomb. पहली बात ये देखिए कि दोनों आवेश अगर समान मात्रा के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो कहलाती है वो 12 होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब क्या कह दिया इसके अंदर, भाई यहाँ पर एक पॉइंट कह दिया, मध्य बिंदु कह दिया O, तो इस पर हमें A पॉइंट में हमें क्या करना है कि EO निकालना है, O पर हमें वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इट विल बी 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि वैद्युत के और इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए, चुंबक के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें जो यूनिट है वो उसको एक सिस्टम में करना होगा। कौन सिस्टम होगा, एसआई सिस्टम होगा। तो एसआई सिस्टम में देखिए इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर और इसको लिखेंगे 0.1 मीटर। पहले देखिए कि ए पर हमारा जो आवेश है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आवेश है, तो हमारी डायरेक्शन होगी अवे बाहर की तरफ, तो ले दिया ये। अब इस पॉइंट की हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर कैसा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा नेगेटिव की ओर होता है, तो इस पर हमारा क्या हो गया, ईबी हो गया, इस दिशा के अंदर हो गया। अब अगर हम बात करें तो ए पर और बी पर जो अमाउंट है वो दोनों के समान है, और ए से ओ तक की, बी से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो समान है। तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ और बी ओ की वैल्यू कितनी है, हमारी जो डिस्टेंस मेजर होती है वो उस पॉइंट से मेजर होती है जहां से हम लेके चलते हैं, ओ से मेजर होती है। तो कितनी है आपकी 0.1 मीटर के इक्वल है। इसको हमने आर कंसीडर कर सकते हैं, और EA और EB का जो परिमाण है वो बराबर होगा, कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश की मात्रा की हम बात करते हैं, आवेश दोनों में समान है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात 8, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square, या करके लिख सकते हैं E is equal to 9 गुणा 10 की घात 9 Q upon R square के लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 to 10 स्क्वायर 9 होती है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जब R की बात करते हैं, R हो गया डिस्टेंस, कहां से कहां तक का हो गया, O से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगी जहां पे निकालना है। डिस्टेंस हमेशा
उस पॉइंट पर निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? उस आवेश से निकालते हैं जो उस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो ए पर रखा है QA, तो यहां तक की डिस्टेंस होगी AO और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी BO। तो कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 हम इसको स्क्वायर के रूप में ना लिखेंगे, इसको हम एक साथ अलग अलग करके लिखेंगे। इसको हमने 100 कर लिया। 27 पावर चेक करिए, देखिए अब यहां पर पावर कितनी हुई? सॉरी, यहां पर पावर हो गई -6, सॉरी गलती हुई थी। 9 10 11 11 पॉजिटिव हो गई, 6 नेगेटिव हो गई। तो 6 नेगेटिव होने से बची कितनी? 11 में से 6 गई, 5 बची और इसे 2.7 10⁶ लिखा जा सकता है। मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब जब O की बात आती है, O पर वैद्युत क्षेत्र की बात आती है, देखिए EA और EB सेम डायरेक्शन में। जब हमें पता है कि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो क्या किया जाता है? उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, उनके परिमाणों को जोड़ दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे? EA प्लस EB क्या लिखते हैं? क्योंकि EA व EB समदिश हैं। समदिश का मतलब क्या है? समान दिशा में है। तो रखिए वैल्यू, दोनों की वैल्यू इतनी ही है। तो 2.7 10⁶, 2.7 10⁶, पावर्स कॉमन आ गई। 2.7 प्लस 2.7 कितना आ जाएगा भाई? दोनों को जोड़ेंगे 5.4 10⁶ आ जाएगा ई न्यूटन प्रति कूलम। और डायरेक्शन की जब हम वैद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की बात भी करेंगे, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो EA EB B की ओर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? B की ओर। तो अब जाकर के हमारे पहले पार्ट का आंसर पूरा होता है। जब हमें दिशाएं दी हुई होती हैं, जब हमें वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया होता है और परिमाण पूछा होता है। केवल परिमाण पूछेगा तो इतना आंसर आपका सफिशिएंट है, लेकिन जब आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है? आपको दिशा के साथ में निकालना है। तो ये हमारा हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, तो इसको नोट करते रहिए साथ साथ में। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसके अंदर? यदि 1.5 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? ये उम्मीद है कि आप लोग कर चुके होंगे। तो अब हम इसके केवल आंसर को लेके चलेंगे। नीचे वाला पार्ट जो है क्या कहता है कि O पर आवेश रखा है, हम कह सकते हैं QO। B पार्ट है, QO है माइनस का 1.5 10⁻⁹ कूलम। ये क्या कह दिया? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वो होता है जो कि हमारे वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को बल के रूप में टेस्ट करता है, उसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो इस पर रखा है, यानी ऊपर रखा है, तो इस पर लगने वाले का बल किधर होगा? और जब बल की हम बात करते हैं तो दिशा क्या होगी ये हम बात करते हैं। आपको परिभाषा पता है कि E बराबर होता है F/Q0 के। F बराबर हो गया E इंटू। E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? E की वैल्यू आ गई 5.4 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 10⁻⁹, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हैं इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम परिमाण रखेंगे, क्योंकि दिशा की बात हम बाद में करते हैं। तो पहले इसको कैलकुलेट करना है। करिए कैलकुलेट। 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉइंट पर डेसिमल, तो 8.1 10⁻⁻³ और आ जाएगा न्यूटन। ये हमारा बल आ जाएगा जब हम इसके दिशा की हम बात करेंगे। अब देखिए इस पर लगने वाला जो बल है, आवेश कैसा है? नेगेटिव है।
नेगेटिव पर लगने वाला बल किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, क्योंकि ये आवेश कैसा, ये पॉजिटिव है और ये आवेश नेगेटिव है, तो लगने वाला बल जो आवेश माइनस आवेश पर नेगेटिव की तरफ तो लगेगा नहीं, तो लगने वाला जो बल की दिशा होगी वो होगी F। तो क्या लिखेंगे, एक ही और करेंगे। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन 1.8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको धीरे धीरे करके नोट करिए, और कोई क्वेरी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के आप इसको उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी यहाँ पर दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 लेके चलेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे अगर बढ़ते रहे तो हमारे क्वेश्चन की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बहुत आसान हो जाएगी और हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.9 की हम बात करते हैं। किसी निकाय में दो आवेश QA और QB दे रखे हैं। QA is given 2.5 × 10⁻⁷ coulomb and QB is given again -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम की हमने बात करी है। दो बिंदु आवेश जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए जो है 0 0 -15 सेंटीमीटर और बी जो है आपका 0 0 +15 सेंटीमीटर पर रखा है। निकाय का कुलावेश ज्ञात करिए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करिए। देखिए पहली बात आपको ये देख के पता लग जाना चाहिए कि जब दो आवेश एक जैसे हों, समान परिमाण के हों, विपरीत प्रकृति के हों, तो हमेशा क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये होल सिस्टम जो है वो जेड अक्ष में है, क्योंकि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे होते हैं। वाई एक्स और वाई दोनों 0 0 दे रखी हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट्स कहां लाई करेंगे, ये आपके एक्स में लाई करेंगे, सॉरी जेड में लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2l की हम बात करते हैं कितनी होती है, एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब अगर हम मान के चलें कि ये हमारी अदर एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस हो गई। यहाँ पहले ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, 0 हमारा मूल बिंदु हो गया, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। एक पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की जो बीच की दूरी होती है द्विध्रुव के अंदर वो होती है 12, या आपके हो गई 30 सेंटीमीटर, तो 12 बराबर हुए 0.3 मीटर की हम बात करते हैं। नेट आवेश की बात हम करेंगे। नेट आवेश कितना होगा, Q बराबर QA प्लस QB। कुल आवेश की हम बात करते हैं। कुल आवेश एक पे पॉजिटिव है, एक पे आवेश नेगेटिव है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब सिस्टम पर जो नेट आवेश है वो हमारा 0 के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, ये हमारा ए पार्ट की बात हो गई। बी पार्ट की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, जिसको P से डिनोट करते हैं, ये होता है Q × 12। Q मींस यहाँ Q ये वाला नहीं है, या Q डैश कर लो इसे, Q डैश बराबर, सॉरी इसको कर लो Q डैश, इसको Q भी डाल दो। Q बराबर हो गया QA बराबर QB, किसके अंदर, परिमाण में। वैल्यू कितनी है आपकी, 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। वैल्यू रखिए आप इसके अंदर। P बराबर कितना हो गया भाई, 2.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्या लिखेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0.75 × 10⁻⁷ और 7.5 × 10⁻⁸ मात्रा किससे आएगा, कूलाम मीटर। और दिशा जो होती है वैद्युत द्विध्रुव की वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या लिखेंगे, बी से
APO। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसको आप चेक करिए। देखिए सारे क्वेश्चन तो देखिए एक साथ नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। टाइम लगता है किसी भी चीज के परफेक्टनेस आने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1.10 आएगा, 10वां क्वेश्चन आएगा। तो 10वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 1.10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है। क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या लिखते हैं कि 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव का कोई आघूर्ण P दे रखा है। P 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ E 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। यानी 30 डिग्री पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। इससे जो द्विध्रुव है -q + q, ये हमारा 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो थीटा हम लेके चलेंगे 30 डिग्री। तो इसमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है, बल का आघूर्ण निकालना है। तो टो बराबर होता है EP sin थीटा के, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 4 × 10⁻⁹ × 5 × 10⁴ हमने पहले वैल्यूज को उल्टा कर दिया है। sin 30 20 तो ये हो गया, 10⁻⁻ के 5 बचा, इंटू 1/2 बचा। इससे कटेगा 10 बार, एक बार यहाँ एडजस्ट कर लो, 10⁻⁻4 आ जाएगा। मात्रक आता है न्यूटन मीटर। तो ये हमारा इसका परिमाण आया, इसकी वैल्यू हमारी आई। तो आप इसको देखिए, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको नोट करें। चलिए इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं 1.11 यानी 11वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या हमसे कहना चाह रहा है? क्वेश्चन को देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यानी कोई भी सफलता को प्राप्त करने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। थोड़ा टेढ़ा तो आपको चलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो और सेकंड क्या कहते हैं, हिंदी में भी आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, यानी जितनी आप बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ही आपके चीजें कंठस्थ होंगी, उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं, उनको अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्टनेस किसी में नहीं होती है, बाय बर्थ नहीं होती है, वो केवल जितनी बार प्रैक्टिस करेगा उतनी बार उसके हाथ में वो चीजें आ जाती हैं, और जो चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी वो आपकी अपनी हो गई है। तो उसको कभी आप भूलोगे नहीं जो आप प्रैक्टिस करके चल रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.11 की हम बात करते हैं, यानी 11वां क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। 1.11 क्या कह सकते हैं कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा, किसको रगड़ा है? पॉलिथीन को रगड़ा है। ऊन से कितना आवेश पाया गया? 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश पाया गया। तो क्या ले सकते हैं? पॉलीथीन पर आवेश Q बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलम, वो भी कह दिया, क्या कह दिया? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है
कि इलेक्ट्रॉन जो गए वो ऊन से लेकर के पॉलिथीन पर गए। स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि पॉलीथीन के नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उस पर एक्सेस आवेश आ गया, उस पर एक्स्ट्रा आवेश आ गया, और जो आवेश को ग्रहण करता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहता है किस पदार्थ से किस पदार्थ, एक तो पार्ट यहां कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो उनसे पॉलीथीन पर हुए, और साथ में कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन, आवेश की मात्रा आपको दे रखी है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर Ne का फॉर्मूला है, N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E, Q की वैल्यू 3 into 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इसको ऊपर लेके जाएं, 10⁻12 हो गए, 30 डिवाइड बाय 16, आप क्या कर सकते हैं, 8 बार काट सकते हैं, 15 बार काट सकते हैं। तो अब आप उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके कितना आना है ये आप इसको कैलकुलेट करिए। हमने इसको कैलकुलेट किया तो आया 1.875 10⁻12 आए, इतने इलेक्ट्रॉन, इतने संख्या हुई इलेक्ट्रॉनों की, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊन से लेकर के पॉलीथीन की तरफ ट्रांसफर हुई, जिसके कारण पॉलीथीन जो है हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको करिए। सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, जब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण भी होता है। सहती का मतलब है कि कोई क्या मास भी उसमें ट्रांसफर होता है, कोई द्रव्यमान में ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है भाई। भाई इलेक्ट्रॉन तो एक कण है और कणों के द्रव्यमान होते हैं, जब कण ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में द्रव्यमान भी ट्रांसफर होता है। तो सहती का स्थानांतरण देखते हैं कितना आया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है Me बराबर 9.1 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमारी आई है वो कितनी आई है, N 1.875 10⁻12 आई है। सहती का स्थानांतरण कितना होगा भाई, m कितना होगा, स्मॉल n इंटू Me 1.875 10⁻12 और 9.1 10⁻31 ये केजी में आया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आना चाहिए भाई, 12 गए तो आपका लगभग मान के चलिए 1.7 10⁻18 1.7 10⁻−18 इतना किलोग्राम ट्रांसफर हुआ। इतना तो लगभग अगर आप बात करें तो ये तो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, तो हम इसके बारे में तो हम इसको वेट भी नहीं कर सकते नॉर्मली जो है। तो लेकिन भले हो, लेकिन द्रव्यमान तो गया है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उसके साथ साथ उसकी सहती या उसका द्रव्यमान भी ट्रांसफर होना। चलिए इसके बाद एक इस क्रम में आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन के ऊपर हम और चर्चा कर लें। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की 1.12 यानी 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन के क्रम में, इस क्रम में बढ़ते हुए धीरे धीरे करके हम क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हम लोग सारे करा रहे हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1.12 यानी 12वां क्वेश्चन क्या कहता है,
ए पार्ट कहता है दो विद्युत रोधी यानी इंसुलेटेड आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं ए और बी, इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो आपकी 50 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बाद में बात करेंगे। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक 6.5 10⁻⁷ कूलम आवेश हो, यानी इस पर भी हमने Q कह दिया, इस पर भी हमने Q कह दिया, Q की वैल्यू दे रखी है 6.5 10⁻⁷ कूलम कह दिया हमने, दोनों पर समान मात्रा है। तो इसमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा? गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोले की त्रिज्या ए व बी नगण्य है। तो मैं क्या करूं? नेचुरल सी बात है, इसमें दो आवेश दे रखे, दोनों पॉजिटिव दे रखे, जो पॉजिटिव दे रखे तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। चाहे नेगेटिव आवेश देते तो भी प्रतिकर्षण होता। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऊपर। तो क्या कह सकते हैं भाई इसके अंदर? F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 होता है तो Q × Q डिवाइड बाई R स्क्वायर की बात हम करते हैं, और R की जो वैल्यू है इसके अंदर वो अब इतना है 0.5 मीटर लिखेंगे क्योंकि हमें चेंज करना है। 9 × 10⁹ 6.5 10⁻⁷ 6.5 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.5 × 0.5। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल रिप्लेस करने कर दिया, 30 टाइम्स काट दिया, 30 टाइम्स काट दिया, 9 × 169। पावर्स चेक कर लीजिए, पावर्स में 7 7 14 होगी, माइनस के 14 हो गई, 9 है तो कितनी बची आपके? 10⁻⁻ बची, माइनस के 5 बची। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आंसर आता है बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। 1.521 10⁻⁻² न्यूटन। अब आप क्या कह सकते हैं? इसकी जो वैल्यू आएगी 9 × 169 की वैल्यू 1521 आएगी। 3 प्लेसेस पर डेसिमल हमने शिफ्ट किया है, यानी 1 2 3 पे किया तो पावर्स हमारी इतनी रह जाती हैं, और ये हमारा ये होगा। और जब प्रतिकर्षण बल की हम बात करते हैं तो प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होगी, चाहे दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, प्रतिकर्षण बल की दिशा हमेशा बाहर की तरफ ही होती है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पर इसके बिल्कुल ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। अब जब हमने ये बात कर ली है तो सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, कहता है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए यानी Q1 डैश को 2Q कर दिया, Q2 डैश को 2Q कर दिया, प्रत्येक गोले पर आवेश की जो मात्रा है वो दुगनी कर दी गई, गोले के बीच की दूरी आधी कर दी गई। पहले 50 सेंटीमीटर था, अब दूरी क्या कर दी गई भाई? इन्होंने दूरी जो है आधी कर दी। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के कि भाई यहां पर आप इसकी वैल्यू रख लो कि 2 × 6.5 10⁻⁷ रख लो, उससे मल्टीप्लाई करो, या एक तरीका ये है कि वैल्यूज का सारा लेके कर लो। एक क्वेश्चन है तो F डैश होगा 9 × 10⁹ Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाय R डैश स्क्वायर, 9 × 10⁹ 2Q डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब एक्स्ट्रा क्या है, यहां से 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 2 ये है 2 ये 4 × 16 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10⁹, और ये कितना हो गया आपका Q² डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर अब इसकी बात हम करें तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा पहले वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लगने वाला बल है पहले बल की तुलना में 16 गुना हो गया। वैल्यू निकाल सकते हैं, 1.521 आया, 10⁻⁻² आइए, ध्यान वैल्यू रखिए और उसका आंसर आ जाएगा
तो ये भी प्रतिकर्षण बल ही हो। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की श्रेणी में हम इतने ही क्वेश्चन करके चलेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी भाई हाँ नई वीडियो आ गई है और अब हम देखेंगे, अब हमें सीखना है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल केवल उन बच्चों के लिए होते हैं जो वाकई में ये सीखना चाहते हैं कि भाई हाँ हमें न्यूमेरिकल करने की इच्छा है, क्योंकि जो आगे बढ़ना है, जिनको साइंस की फील्ड में कुछ करना है, तो उनको न्यूमेरिकल तो देखो भाई करने पड़ेंगे, चाहे आज कर लो या फिर कंपटीशन के टाइम पे कर लो। अगर अभी कर लोगे तो आसान रहेंगे, और कंपटीशन के टाइम पे करोगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरी सलाह आप लोगों के लिए यह है कि धीरे धीरे करके मेरे साथ आप लोग बढ़ते जाएं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।